नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक टॉक्स की सीरीज आज 4 सीजन पुरानी हो चुकी है। जी, हम लोगों ने यहाँ पर इतने प्रोफेशनल्स को डिस्कस किया, उनके लाइफ्स को डिस्कस किया, उनकी टेक्नोलॉजिकल जर्नीज को डिस्कस किया, उनके जो प्रोवेसेस हैं उनको डिस्कस किया कि आज हम लोग ये बोल सकते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी की दुनिया के सभी आयामों को हम कहीं ना कहीं छू बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत हैरानी होती है हम जब किसी ऐसी पर्सनालिटी के रूबरू आते हैं जो अपना एक अलग से किसी एक डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना बेहतरीन यूज करके अपने आसपास की दुनिया को इतना वो सुखी बना रहे हैं। एक तरीके से जिसे कहते हैं आरामदायक बिजनेस उनको करने की तरीके समझा रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अभी बहुत से आयाम और छूने बाकी रह गए हैं। दोस्तों, आज जिन पर्सनालिटीज को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो दोनों पर्सनालिटीज कुछ ऐसे ही आयामों से बिलोंग करती हैं। मैं जल्द ही उनसे आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग मिल लेते हैं डॉक्टर नवीन धाम से। डॉक्टर नवीन धाम एक ऐसे एक्सपर्ट जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आज एक अनजाना नाम बिल्कुल भी नहीं। उनको दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स बहुत बेखूबी जानते हैं और ये भी हम समझ चुके हैं कि वो जो काम करते हैं वो भी बहुत खूब है। हमारे को साइबर थ्रेट्स से आगाह करते हैं और फिर यदि अगर हम किसी साइबर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो उसकी सोल्यूशन के लिए भी उनकी टीम पूरी सजग रहती है। तो आइए स्वागत कर लें डॉक्टर नवीन धाम का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दोस्तों, ये एपिसोड या ये सीरीज लाना संभव नहीं हो पाता यदि डॉक्टर साहब का इसके अंदर, उनकी टीम का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ना होता। साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्लाउड एक्सेस जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने भी इस पूरी सीरीज को बनाने में बहुत सपोर्ट करा। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया भर के अंदर जो मशहूर हो चुका है वो ये कि यदि आप अपना डेटा सिक्योर रखना चाहते हैं, रैंसमवेयर से प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं या किसी भी साइबर थ्रेट से उसको बिल्कुल महफूज रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस तरह की एक फैसिलिटी देता है कि आप इन सब चीजों से बचकर अपने डेटा को, अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकें। दोस्तों, ये कहने के बाद अब समय हो चला है मुझे उन दो गेस्ट से मिलवाने का। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए मिस्टर अश्विनी तायल का। त्याल साहब, कैसे हैं आप? और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अश्विनी जी फाउंडर हैं एनी टाइम सीए के। दोस्तों, ये कंपनी नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं, ये एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, एक सोच है जिसके बारे में हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। राजेश अग्रवाल जी एक जाने माने नाम है, एक ईआरपी के डेवलपर हैं। आसान ईआरपी जी, इनकी कंपनी का नाम भी आसान है और इनके ईआरपी सॉल्यूशन का नाम भी आसान है और वाकई में इसे चलाना भी बहुत आसान है। सो यदि आप एक महफूज सा ईआरपी सिस्टम ढूंढ रहे हैं जो कि यूजर फ्रेंडली भी हो, तो डेफिनेटली राजेश जी का नंबर आप जरूर स्टोर करना चाहेंगे, जो हम थोड़ी देर में जरूर शेयर भी करेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अश्विनी जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपके प्रोफेशन से मैं वाकई में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप एक सीए हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से रखा है कि आज एक पेपरलेस ऑफिस आप मेंटेन कर पा रहे हैं सीए होने के बावजूद। कैसे? ऐसे राजेश जी, मैंने 4th क्लास से अपने पापा के बिजनेस में मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है जी। तो एंटरप्रेन्योर का जो पेन है ना, मैंने बहुत बारीकी से देखा है। और पापा का ड्रीम था कि मुझे सीए बनना है और मैं अपने पूरे खानदान में इकलौता सीए हूँ। अच्छा। और सीए की जो जर्नी मेरी जब स्टार्ट हुई तो मैंने जो अपनी बिजनेस की, पापा की जर्नी के अंदर जो मैंने पेन देखा एंटरप्रेन्योर का, तो पापा ने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा, हमें ना काम ऑनेस्टी के साथ करना है और एंटरप्रेन्योर की लाइफ इतनी सुखी बना दो कि उनको ना जो हमने पेन सहा है वो उनको पेन ना सहन करना पड़े अपने जीवन के अंदर। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2006 में एज अ सीए। और वहाँ से जो मेरे मौसा जी हैं वो काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दिल्ली में, तो वो मेरे एक तरह से पहले क्लाइंट बने। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सीए की। और उनकी इंडस्ट्री के अंदर उनका अचानक, जब मैं सीए क्वालिफाई हुआ 2006 में, वो मेरे मेंटोर थे। तो उनका स्वर्गवास 31 दिसंबर 2006 को जब हुआ, तो उनकी इंडस्ट्री में वो सारा कमेंट वर्क देखते थे, तो उनकी इंडस्ट्री में कोई देखने वाला नहीं था उस काम को वहाँ पे। तो मेरे फर्स्ट कजन ने, मेरे जो रियल ब्रदर की तरह हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सारा काम आपको संभालना है। तो वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और पूरा मैंने जितने भी डिपार्टमेंट के केसेस थे वो सारी के सारी, जो उनके जितने भी डिपार्टमेंट के पेन एरियाज थे, वो सारे मैंने 2 साल लग के पूरे उसको सॉर्ट किया।
और वहाँ से जो मेरे फर्स्ट कस्टमर बने आउटसाइड, वो सुमित गर्ग दिल्ली डायमंड के वो बने, अग्रवाल भूषण का फर्म था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सीए की। तो मैंने अपनी जर्नी के दौरान बिजनेस एंटरप्रेन्योर को, जैसे मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि बेटा जैसे हम अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं ना, कंपनी का जो आपके क्लाइंट है ना, आप उनको बच्चों की तरह ट्रीट करो। उनको कुछ नहीं पता, आपको उनको ना एनलाइटन करना, उनके पाथ को, उनकी जर्नी को स्मूथ करना है। तो वहां से मैंने देखा कि आज बड़े जो ग्रुप्स हैं वो इतना फ्लरिश कैसे कर रहे हैं। तो मेरे को समझ में आया कि टेक्नोलॉजी, जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं लेके आओगे अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आप चीजों का साथ नहीं कर सकते। तो वहां से टेक्नोलॉजी की इनोवेशन करनी स्टार्ट की मैंने अपनी लाइफ के अंदर। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी, जितने सॉफ्टवेयर थे, मैंने उनको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनका यूज करना स्टार्ट किया। और यूज करते मैंने खूब, उस टाइम एंटीवायरस इतने पॉपुलर, इतने बढ़िया नहीं थे। अब मैंने अपने डेटा को खूब लॉस किया उस टाइम पे। एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने नुकसान किया अपना खुद का। बट जुनून था, पैशन था कि मेरे को इजी लाइफ करनी है। तो धीरे धीरे करते करते फिर उस जर्नी के अंदर मेरे पास जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या पार्टनरशिप फर्म है, मैंने उनको कॉर्पोरेट में कन्वर्ट किया, ताकि वो अपनी जर्नी को आईपीओ पे ले आए, अपनी कंपनी को आईपीओ कंप्लाइंट कर दें। आईपीओ कंप्लाइंट करने के बाद ताकि वो अपना एक इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। तो उनको मैंने उस लेवल पे एजुकेट किया। मैंने सभी क्लाइंट्स को, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, उन सभी को टैक्स सेवी बनाया, उन सबको मैं क्लाउड पे लेके आया। क्लाउड पे लाने के बाद जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरे पास नो होता, सारा मैंने वहां पे इम्प्लीमेंट करवाया। आज की डेट में मैं उनको एक डैशबोर्ड देता हूँ, इंटरनेट देता हूँ, ताकि उनकी लाइफ के अंदर एनी टाइम सीए जो है, ये इजाद हुआ, मेरी फर्म का नाम है अश्विनी ताले एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो एनी टाइम जो इजाद हुआ वो हुआ कोविड में। तो कोविड के अंदर मैंने 18 घंटे मैंने वर्क किया है, अपने ऊपर काम किया है कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट ब्रांड बनाना था अपना कि कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी टाइम पे 24/7 अपने सीए से कनेक्ट कर सके, और उसको कोई भी चैलेंज है रात को, क्योंकि मैं इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आज मान लो रात को 12 बजे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब यू थिंक, आप ना अपने दिमाग में कोई भी डॉक्यूमेंट सोचो कि आपको प्रॉपर्टी का पेपर चाहिए, इंश्योरेंस का पेपर चाहिए, आईडी चाहिए, आप कहीं भी रात को आप हॉस्पिटल में हो, लेट से। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बेटी हॉस्पिटल में, उसको चोट लगी तो हॉस्पिटल में थी, मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए थी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, आईटीआर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैंने अपने सिस्टम को इस तरीके से किया, जो मैंने पेन सहा उसको मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके फिर वो सारी टेक्नोलॉजी मैंने अपने क्लाइंट से लगा दी। वंडरफुल। प्रॉपर्टी से लेके, यू थिंक ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी आपके क्लिक ऑफ माउस पे एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन गेट ऑन द मोबाइल। तो आपकी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, प्रॉपर्टी पेपर हैं, आईडीज हैं, हॉस्पिटल के जितने भी कार्ड्स हैं, जो आप यू थिंक ऑफ द पेपर, वो आपके क्लाउड के ऊपर, आपके ड्राइव के ऊपर सेफ है, आप उसको रिट्राइव कर सकते हो। जितना भी उनका परचेज रिकॉर्ड है, सेल रिकॉर्ड है, एक्सपेंसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड। अश्विनी जी, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतने सारे बिजनेसेस को ऑनलाइन लेकर आए, तो उस वक्त जैसे कि आपने खुद बोला कि एंटीवायरस भी इतने सक्षम नहीं थे, तो जब आप इतने सारे अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन लाए, तो डेटा लॉस का ख्याल आपके मन में आया कि अगर डेटा लॉस होगा तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? रैंसमवेयर अटैक आजकल बहुत कॉमन है, तो मैं रैंसमवेयर अटैक 2010 में मैं डॉक्टर साहब झेल चुका हूँ, और मेरा पूरा सर्वर हैक कर लिया गया था। पूरा डेटा लॉस जो पिछले 10 साल का डेटा था, वो मेरा पूरा का पूरा डेटा चला गया था। बट कुछ डेटा रिट्राइव हो गया बैकअप ड्राइव से। उसके बाद फिर मैंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी सर्च करी कि ये इस तरह का अटैक, मैं ब्लैकमेल नहीं होना चाहता किसी भी रैंसमवेयर अटैक से। तो मैंने अपॉर्चुनिटी सर्च की, तो मुझे समझ में आया कि वन ड्राइव और गूगल ड्राइव एक ऐसी ऑप्शन है कि जहाँ पे आप डेटा रख सकते हो, और वहाँ पे अटैक की ऑप्शन बहुत मिनिमल है। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी को ऑनलाइन पूरा समझा सिस्टम को, और 2010 में मैंने गूगल वन ड्राइव और गूगल ड्राइव के ऊपर दोनों को पैरेलल यूज करके मैंने पूरा का पूरा सिस्टम मैंने अपना गूगल ड्राइव पे और वन ड्राइव पे शिफ्ट कर दिया। बहुत काबिल तारीफ है दोस्तों। एक सीए का इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल बेंट जो है देख के मुझे हैरानी हो रही है। आई एम श्योर आप भी इस समय काफ़ी सराह रहे होंगे जिस तरीके से अश्विनी जी ने अपनी जर्नी बताई, तो वाकई में सराहना के काबिल भी है। पर राजेश जी, आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी जर्नीज को और ज़्यादा आसान बनाते हैं जी। तो आपके जो आसानियत के पीछे का थॉट क्या था?
देखिए, आसान ईआरपी के पीछे का जो थॉट था वो था ईआरपीज को आसान बनाना। ईआरपीज को अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की, एक सिंगल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड ईआरपी। आई मीन इट स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बट इट्स बेसिकली एक सिंपल शब्दों में बेसिक एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही सिस्टम पे आ जाती है। जैसे अभी अश्विनी जी ने बताया, उन्होंने जो अपनी बात बताई कि दे आर मैनेजिंग द कंप्लीट थिंग्स थ्रू द गूगल ड्राइव और द वन ड्राइव, राइट। सेम चीज जो है हम आसान ईआरपी के थ्रू करते हैं। कोई भी बिजनेस हो, देखिए किसी भी बिजनेस के अंदर फंक्शंस जनरली सेम होते हैं। 80-90 सेल्स हो गया, परचेज हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, एचआर हो गया, उसके बाद व्हीकल ट्रैकिंग, बहुत सारी चीजें जो जनरली 80-90% चीजें सेम होती हैं। देन तो क्या होता है कि देयर आर मेनी ईआरपीज इनटू द मार्केट। जब मैं आया, आई वाज वर्किंग इन गूगल, आई ड्रॉप फ्रॉम देयर, स्टार्टेड दिस कंपनी। तो वहां पर मेरे पास थॉट प्रोसेस ये था कि अभी हमारे यहाँ पर दो तरह के ईआरपी चलते हैं, या तो है सैप, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, विच आर वेरी कॉस्टली और हर कोई बिजनेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर दूसरे लेवल पर जो ईआरपीज आते हैं वो हैं जैसे टैली हो गया या ज़ोहो हो गया, विच आर एट वेरी लोअर लेवल, जो जनरली बहुत बेसिक कंपनीज के लिए बने हैं। जो बीच का एक पूरा सेगमेंट आता है जहाँ पर उनको ईआरपीज की जरूरत पड़ती है, जब लोग टैली से या बिजी से ऊपर राइज करते हैं और सैप अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर उस पूरे सेगमेंट को हमने टारगेट किया। दूसरी चीज जो मुझे इशू लगता था वो ये लगता था जितने भी सॉफ्टवेयर या ईआरपीज मार्केट के अंदर हैं वो ना बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक खुद एक टेक्निकल पर्सन रहा हूं एंड आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी सॉफ्टवेयर्स। द ओनली प्रॉब्लम व्हेन आई सी कि जब मैं किसी चीज को देखूं तो इट शुड बी वेरी सिंपल। जैसे लोग फेसबुक यूज कर लेते हैं, व्हाट्सएप यूज करना सीख गए हमारे लोग, इसी तरह से ईआरपी यूज करना या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना शुड बी सो इजी। दैट वाज द होल गेम प्लान बिहाइंड क्रिएटिंग आसान ईआरपी। अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि अगर आप टैली में या बिजी में किसी में जाते हैं तो अश्विनी जी की तरह वहां पर थोड़ा सा अकाउंटेंट होना जरूरी है। जैसे मैं डेबिट क्रेडिट की भाषा कभी समझता ही नहीं था, बहुत लंबा टाइम मुझे लगा कि समझने में कि डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, डेबिट गोज इन समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो स्टिल। तो वो मुझे हमेशा प्रॉब्लम लगती थी कि अगर आप कोई टर्मिनोलॉजी नहीं आती तो आप एक इनवॉइस नहीं काट सकते, आप एक परचेज इनवॉइस नहीं चढ़ा सकते, आप एक पेमेंट नहीं चढ़ा सकते, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अगर आप आसानी ईआरपी में आएंगे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आप सीधा एक, जैसे ये कस्टमर है, ये प्रोडक्ट बेचना है, इनवॉइस क्रिएटेड, पीछे की जो अकाउंटिंग है दैट विल हैपन इटसेल्फ। हाँ, अब अगर आप एक अकाउंटेंट है, यू वांट टू आई मीन इन्वेस्टिगेट इनटू दैट, आपको कुछ स्पेसिफिक वाउचर्स बनाने हैं, कुछ, यू कैन वर्क ऑन दैट, पर बेसिक ऑपरेशंस के लिए यू नीड नॉट टू बी एन अकाउंटेंट। That was the whole, game plan. Wonderful. अब लेकिन यहाँ से अगेन इनके राजेश जी की बात समझने के बाद आपकी जर्नी और इंट्रीगिंग बन जाती है सर, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो बड़ा एक सीए को नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पता चल जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इतना अच्छा समझ, और आपने जो डैशबोर्ड दिया है अपने लोगों को, कुछ उसके बारे में बताइए। वो डैशबोर्ड क्या करता है आफ्टर ऑल? बेसिकली एंटरप्रेन्योर की जर्नी के अंदर उसको, एंटरप्रेन्योर को ना आज की डेट में जो मेरे एक्सपीरियंस से समझ में आया है कि एंटरप्रेन्योर को ना उसके बिजनेस में उसको एक ही डर लगा रहता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या चल रहा है उसके बिजनेस के अंदर। तो उस एंटरप्रेन्योर्स की जो पेन एरिया है उनको देखते हुए मैंने एक कस्टमर फ्रेंडली यानी एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली उनको जो रिपोर्ट चाहिए, आज 500 करोड़ की कंपनी है, उसको पहले मेरे को डिस्कस करने में अगर 3 से 4 डेज लगते थे, नाउ इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स पर मंथ। उसके अंदर पूरा इनकम टैक्स, पूरा जीएसटी, पूरी उनकी पर्सनल फाइल्स, उनका खुद का कंपनी, 1 कंपनी, 2 कंपनी, 5 कंपनी जितनी भी हैं, वो 15 से 30 मिनट्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड। तो एंटरप्रेन्योर को ना एक पूरा स्ट्रक्चर दिख जाता है अपनी कंपनी का, कि वो फ्री हो जाता है अपने दिमाग में कि मेरा सब कुछ अप टू डेट चल रहा है, कहीं भी इनकम टैक्स डिमांड से लेके जीएसटी, यू थिंक ऑफ द रिपोर्ट, वो सारी की सारी रिपोर्ट उस डैशबोर्ड में विद कंपैरिजन, एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन की पिछले 5 ईयर्स की, 10 ईयर्स की जो जर्नी है जितनी भी है, पूरे 10 ईयर्स का रिकॉर्ड, 20 ईयर्स का रिकॉर्ड, जितनी हिस्ट्री है वो और सभी की सभी डैशबोर्ड में लाइव है। अभी मैं मेरे अग्रवाल भूषण मेरे क्लाइंट है, उनसे मैं मिला तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, कहते मेरे को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना था और मेरे को बेसिक डाटा चाहिए था, तो मैंने डैशबोर्ड खोला और विद इन 20 सेकंड सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डैशबोर्ड। उन्होंने मेरे को टेस्टिमोनियल भी दिया इस चीज के लिए, बहुत बढ़िया, कि अश्विनी जी बल्कि हमें डैशबोर्ड की मदद से ना काफी बहुत ही पावरफुल चीजें हमें, नहीं, आई एम श्योर सर, बिकॉज एक छोटी सी सोच आपने डाल दी और देखिए पूरे बिजनेस का एक करने का रूप रंग ही बदल गया। ये बहुत खूब है। जैसे राजेश जी ने अपनी ईआरपी के अंदर एक छोटा सा इनकॉर्पोरेशन किया, कुछ एक डिफरेंट सोच डाल दी और उससे उनका ईआरपी वाकई में आसान दिखने लगा। ऐसे ही आपके हिसाब से अगर चलें तो एक व्यक्ति को अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक छुआना बहुत आसान हो जाता है। अश्विनी जी, जैसे कि आपने कहा कि आप बिजनेस के अंदर की सारी बातें जान जाते हैं, वैसे हमारे जैसे साइबर एक्सपर्ट्स
जो है टेक्नोलॉजी के अंदर की बातें करा करते हैं कि आप अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उस वक्त यूज करते वक्त कितने थ्रेट्स आपको आ सकते हैं। तो जब बिजनेसमैन किसी टेक्नोलॉजी को यूज करता है उसको बहुत उस पूरे प्रोसेस में उसको बहुत मजा तो आता है और उसका काम भी आसान हो जाता है, पर उस टाइम पे उसको थ्रेट्स को भी वेलकम करता है, जैसे कि काफी फिशिंग अटैक, वायरस अटैक, रैंसमवेयर अटैक, ऐसे अटैक्स हो जाया करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है। GISPL जिस तरीके से साइबर थ्रेट से हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि हम लोग तो टेक्नोलॉजी का नॉर्मल यूज करते हुए शायद भूल जाते हैं कि यहाँ थ्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उनको टैकल करना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज एक थ्रेट आया नहीं दोस्तों कि आपका पूरा डेटा चले जाता है। आई एम श्योर अश्विनी जी आपके साथ ऐसा हो चुका है, जैसे अभी आपने कहा 2010 के अंदर रैंसमवेयर अटैक से आपके साथ ऐसा हुआ था। पर राजेश जी, जैसे आप तो डेवलपर हैं तो शुरुआत से ही आपको ऐसी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती होंगी कि मैं अपना जो प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वो इतना सिक्योर बनाऊं, तो क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं? जी, हमारे बिजनेस में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही एक बड़ी कंपनी के पास जाते हैं अपना ERP लेके, राइट, तो वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी सर्टिफाइड हो, बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह करानी होती है ERP पे, वो सब हमें करानी होती है। मोर ओवर एक चीज़ें कंपैरेटिवली जो चीज़ें हमारे लिए मतलब एज ए डेवलपर हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS या कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ आर टेकन केयर। होता क्या है कि बेसिकली वी आर बिजनेसमैन जिनको ERP हम सेल करते हैं, ERP वी हैव डेवलप्ड नाउ, हम साइबर सिक्योरिटी वाले एरिया के अंदर हम वो खुद पेनिट्रेट नहीं करना चाहते। तो व्हाट वी डू, वी जनरली टेक अ क्लाउड सॉल्यूशन जहां पर की सारी साइबर सिक्योरिटी एवरीथिंग इज टेकन केयर। एज फार एज आवर एप्लीकेशन इज कंसर्न, उसको हम ऑलरेडी टेस्टेड वगैरह करके रखते हैं। सो वंस वी पुट इनटू दैट एनवायरनमेंट, सो एवरीथिंग मतलब हमारा वहां से कंसर्न खत्म हो जाता है। दैट्स हाउ वी जनरली टेक केयर। वंडरफुल। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने समझाया अश्विनी जी, ऑनलाइन आप ले तो गए एक बार, लेकिन साथ में डेफिनेटली थ्रेड्स का खतरा आपने फेस करा, तो उसके बाद आपने कैसे उनको सिक्योर और ज्यादा किया? बेसिकली राजेश जी, मैंने जब भी मैं टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करता हूँ उसका पेपर में ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ जी। ठीक है, सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सबसे पहले उसको एक्टिवेट करता हूँ। आज उसके बाद मैंने खुद के सर्वर्स की बजाय क्लाउड पे सर्वर, अभी हालांकि पीछे रिसेंटली क्लाउड पे भी अटैक हुआ था, रैंसमवेयर की अटैक में काफी एंटरप्रेन्योर्स का इंडिया में डाटा खत्म हो गया था। बट मैंने जिस कंपनी से लिया हुआ था उसका सिक्योरिटी चेक किया हुआ था मैंने ऑलरेडी, तो वहाँ पे मेरा डेटा पे कोई दिक्कत नहीं आई, और उसके बावजूद भी मैंने अपने सिस्टम्स के ऊपर पूरा एंटीवायरस लगा रखा है, स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस, क्योंकि मेरे पास सारे ओरिजिनल लाइसेंसेज हैं। ओरिजिनल लाइसेंसेज के अंदर पेनिट्रेशन अटैक की बहुत कम होती है। तो जितना 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, एंटीवायरस हो गया, और क्लाउड के ऊपर जो डेटा रखा हुआ है वहाँ पे एंटीवायरस, वहाँ पे बैकअप सिस्टम में प्रॉपर इंश्योर करके चलता हूँ। जितनी मेरे को बेस्ट नॉलेज है मार्केट के अंदर उस हिसाब से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता हूँ, ताकि मेरे को दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं पहले काफ़ी इस चीज़ में अपना लॉस कर चुका हूँ। तो ये ब्लूप्रिंट के साथ मैं चलता हूँ, और पासवर्ड चेंज करना और हर चीज़ जो है ना मैं मॉनिटर करके चलता हूँ अपने खुद से इस चीज़ को। और जैसे अभी सर बता रहे हैं कि अंडरलाइन, तो वो मैं भी समझना चाहूँगा कि और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि ताकि हम फर्दर अटैक से बच पाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये डेफिनेटली मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जैसे भी आपने बताई चीज़ें कि आप अंदर की बातें मतलब टेक्नोलॉजी की गहराइयाँ जो है अच्छे समझते हैं, तो हमारे को ये समझ ज़रूर दीजिए कि एक नॉर्मल यूज़र टेक्नोलॉजी से या थ्रेट से इतना अवेयर नहीं रहता, तो अगर हम क्लाउड पे भी हैं तो हमारे को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि हमारे जो गेस्ट यहाँ आए हैं साइबर सिक्योरिटी से बहुत अवेयर हैं। तो जैसे राजेश जी और अश्विनी जी, राजेश जी ने बताया कि वो अपना ERP यूज करते हैं और उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग सब करते हैं, और अश्विनी जी ने पूरा अपना ऑनलाइन कैसे उसको सिक्योर कर रहे हैं वो बताया। तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छी तरह ये इसको सिक्योर कर रहे हैं। बट जब ऐसी कंपनी जो जैसे ERP का अगर हम एग्जांपल लें, जब ऐसी कंपनी से अपने ERP को डेवलप करती हैं तो हमें एक मेथोडोलॉजी होती है जिसको अपनाना होता है, जिसे हम कहते हैं सेक डेव ऑप्स। सेक मींस सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो पहले वो डेव, सेक और ऑप्स होता था। तो डेव में क्या होता है कि पहले डेवलपमेंट होती थी, फिर उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती थी, फिर वो ऑपरेशंस में आता था। पर अब हमने उसको रिवर्स कर दिया है, उसमें पहले सिक्योरिटी आती है।
सिक्योरिटी के टाइम पे पहले आपके डेवलपर्स को ट्रेन किया जाता है कि अभी हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस स्टार्ट करते वक्त उससे पहले जब हम उसको करेंगे, जब हम उसको डेवलप करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड है जो कि OWASP OWASP स्टैंडर्ड होता है। तो OWASP स्टैंडर्ड को यूज करके हमें सिक्योर कोडिंग करनी है इसकी। तो वो कोडिंग के बाद वो पूरा मॉड्यूल जाएगा टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। और सिक्योरिटी टेस्टिंग होने के बाद वो वापस डेवलपर्स को दिया जाएगा कि आपने कोड बनाते वक्त उसमें ये गलतियां की हैं और इसको आपको ठीक करना है। तो वो ठीक किया जाएगा। ठीक करने के बाद फिर वापस टेस्टर के पास आएगा। टेस्टर जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तो सेकंड मॉड्यूल नहीं बनाया जाएगा, तो वो ऑपरेशंस में जाएगा ही नहीं पहला मॉड्यूल। तो वो सिक्योरिटी पहले आ गई, फिर डेवलपमेंट आई और डेवलपमेंट की उन्होंने, फिर वो ऑपरेशंस में गया। तो ये एक प्रॉपर वे है एक डेवलपमेंट, एक किसी ERP को या एप्लीकेशन को डेवलप करने का। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले पूरा एप्लीकेशन बन जाती थी, आपने 1 साल लगा दिया, 2 साल 3 साल लगा के पूरी मेहनत की। जब वो टेस्टर के पास आया, उसने कहा कि ये तो पूरी बेकार है, तो आपकी सारी 3 साल की मेहनत बेकार हो गई। और उसको दोबारा से सिक्योर वे में बनाने के लिए वो देते थे, तो आपका टाइम ज्यादा खराब होता था। पर यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी चल रही है, और बिल्कुल साथ साथ ही आपको पता लग जाता है कि आपके कितने गैप्स हैं आपके एप्लीकेशन में, और वहीं के वहीं वो क्लोज होते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पूरी मेथोडोलॉजी है जो हमें हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए। ये तो बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया आपने डिटेल के अंदर, और बहुत अच्छा भी है। राजेश जी, जैसे अब आप एक डेवलपर हैं और डेवलपिंग के टाइम पे जैसे ये पूरी भी SecDevOps जो उन्होंने एक पूरा सीक्वेंस बताया, वो फॉलो करना पड़ता होगा। जब गूगल में थे तो शायद समय भी इतना ऐसा था कि साइबर थ्रेट्स इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करा करते थे। आज और तब में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। एज द टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व, दिस साइबर क्राइम्स एंड साइबर के जो थ्रेट्स होते हैं, दे विल ऑफ कोर्स इंक्रीज इन नंबर्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। द वे वी यूज टू लिव इन फिजिकल वर्ल्ड, सिमिलरली पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन टू द वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे आप मेटा की बात करेंगे तो दे हैव, अभी जो आई रही है टेक्नोलॉजी की, आप सब कुछ बातें ही उस पर करेंगे, आप US में घूम रहे हैं वगैरह वगैरह। तो व्हेन एवरीथिंग इज वर्चुअल, तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। अगर मैं आज से 8 साल 10 साल पहले की बात करूं तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का कंसर्न था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज देयर, बट नॉट एट दैट लेवल। तो आप कभी भी अगर कंपेयर करेंगे फ्यूचर में, तो उससे पहले जो है थ्रेट्स कम ही रहे होंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इट्स गोइंग टू इंक्रीज ओवर द टाइम। तो अभी जो इन्होंने बात बताई, दिस इज वेरी वेरी ट्रू आई बिलीव, बिकॉज अगर मैं डेवलपमेंट किया तो वाटरफॉल मॉडल, कुछ स्पेसिफिक मॉडल होते थे, हम बहुत पहले फॉलो किया करते थे, जहां पर हम डेवलपमेंट के बाद सिक्योरिटी एंड ऑल दिस we used to look at। अब जो नवीन जी ने भी बात बताई है, दैट्स वेरी करेक्ट, क्योंकि आप डेवलपमेंट से पहले ही सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। क्योंकि अगर आपने वो चेक नहीं किए तो जो पूरा आपका फ्रेमवर्क है, पूरा आर्किटेक्चर होता है, वो पूरा का पूरा जो है वो वेस्ट हो जाता है। आपको अब समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। तो देयर आर मेनी केसेस आई हैव डन माई सेल्फ एंड आई हैव सीन माई सेल्फ बेसिकली, जहां पर हमें पूरा का पूरा वो स्क्रैप करना पड़ा, बिकॉज द सिक्योरिटी कंसर्न्स हैवंट बीन टेकन इनटू पिक्चर बिफोर डेवलपिंग इट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाटएवर इज सेड आई टोटली एग्री टू दैट। बहुत बढ़िया। तो आसान ERP के अंदर जो चीज़ें आपने इतनी आसान बनाने की कोशिश करी हैं, तो क्लाइंट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं? क्या सिक्योरिटी भी एक क्वेश्चन रहता है जो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओनली, आई विल टेल यू। आप जैसे ही एक छोटी सी मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे जहां पर आप पहुंच जाते हैं, वहां पर ERP देने की कोशिश करते हैं, वो पहला क्वेश्चन ही आपसे, 2 क्वेश्चन हमसे जरूर पूछे जाते हैं कि पहली बात तो मेरे डेटा की सिक्योरिटी क्या है, आप कहां रखते हो मेरे डेटा को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि अगर इन केस आपकी बेस्ट सिक्योरिटी के बावजूद मेरा डेटा लॉस हो गया, व्हाट विल यू डू, हाउ वुड यू रिकवर इट। तो इन दोनों क्वेश्चंस का हमें जवाब बहुत ढंग से देना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन और जो हमारे पास आता है कि एम्प्लॉइज का, कि भाई अगर किसी ने हमारा डेटा चोरी किया, हाउ वुड यू एंश्योर कि डेटा चोरी नहीं होगा मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अश्विनी जी। आप तो एक CA हैं और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आप हैंडल करते हैं। एक एम्प्लॉय थ्रेट जो है वो फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट होती है, तो इसको कैसे आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे टैकल करते हैं? ऐसे जी, पहली बात तो एम्प्लॉइज जो है ना, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉय ना गलत नहीं होता, वो एंटरप्रेन्योर और मार्केट सर्कमस्टांसेस, फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से ना उसको कुछ चैलेंजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो गलत स्टेप उठाता है या कोई इसको मिसगाइड करता है।
तो मेरा इसके अंदर ओपिनियन ये है कि एम्प्लॉयज दे आर एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वही ऑर्गेनाइजेशन को ना आपके टॉप पे लेके जाते हैं। क्योंकि आज एम्प्लॉय, क्योंकि मैं अभी तक जितने मेरे पास एंटरप्रेन्योर्स जिनकी जर्नी मैंने देखी है, वो बेसिकली एज अ टीम, जो केयर टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, अगर आप केयर करोगे ना, कोई भी एम्प्लॉय आपको कुछ भी गलत नहीं करेगा। तो जितनी भी गलतियां होती हैं, चोरी होता है, डाटा होता है, वो होता है कोई ना कोई जो एक कहते हैं ना कंपटीशन ने कुछ जो उसकी इंटीग्रिटी को चैलेंज कर दिया है, कुछ कर दिया। तो वो जो चैलेंज अगर आपने प्रॉपर केयर एम्प्लॉय की है, अगर वो आपका जिहादी है, जिहादी में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर वो आपके लिए डेडिकेटेड है, तो कभी भी एम्प्लॉय आपको धोखा नहीं देगा जिंदगी के अंदर। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे कई इंस्टेंसेस मैंने भी देखे हैं अश्विनी जी, जहां पर एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ इसलिए ही डेटा को चुराता है बिकॉज या तो वो उनके कॉम्पिटिटर्स को पहचान चुका होता है और वो उस डेटा को जो है उस कॉम्पिटिटर के तरफ जाके बेच देता है, या फिर वो एक लालच के अंदर पड़ जाता है कि ये डेटा अगर यदि मेरे पास आ गया तो हो सकता है मैं या तो खुद का बिजनेस शुरू कर लूँ, या फिर हो सकता है कि मैं इसको इस दाम पे बेच दूँ कि मेरी जिंदगी बन जाए। ये फैक्टर्स मैंने देखे हैं ऐसे होते हुए। ऐसे नहीं, मैं आपको अपने ऑफिस एग्जांपल दे देता हूँ। आज मेरे ऑफिस में एट्रिशन रेट 0 है जी। आज जो मेरे साथ 20 साल से आज जो मेरे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, वो आज तक कंटिन्यू चल रही है। और आपका जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करता है। अगर आप उसको अपना बच्चा ट्रीट करोगे, इसको फैमिली मेंबर ट्रीट करोगे ना, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। हाँ, मार्केट में है डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉयज, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उनको लालच भी आता है, ऐसा नहीं है लालच नहीं आता, बट वो आप पे डिपेंड, मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे रिस्पेक्ट हासिल करते हो, कैसे आप उनको नर्चर करते हो, कैसे उनको फैसिलिटीज देते हो। जब तक आप उनके ना पेन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे एम्प्लॉय, क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन। अब मैं कोविड पीरियड का एग्जाम्पल देता हूँ। आज ऑर्गेनाइजेशन ने ना सबकी सैलरी कट की, मोस्टली मैंने जो मार्केट में देखा 35% सैलरी पे की। मैंने अपनी एफडीज तोड़वा के 100% सैलरी पे करी है सभी एम्प्लॉयज की। जी ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, हमने काफ़ी सारे पहलुओं को छुआ इसके अंदर। जो सबसे खास पहलू हमने छुआ है वो है साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मेल। जैसे अभी अश्विनी जी ने समझाया हमारे को, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सोचते हुए कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है सीखना और अपने अंदर डालना। लेकिन साथ ही में दोस्तों ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजी हमारे को टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। बिकॉज यदि आप ये जान जाते हैं कि आपका थ्रेट प्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से सोच रहा होगा, तो आप अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी को उतनी ही जल्दी इंप्रूव कर देंगे। और यदि आप ये समझते हैं कि आपकी साइकोलॉजी जो है कहाँ कहाँ कमज़ोर है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप उन गैप्स को भरने की भी कोशिश करेंगे। दोनों ही तरीके से आप टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का यदि अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने डेटा को सिक्योर करेंगे और अपने बिजनेस को भी हमेशा के लिए सिक्योर रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश जी, आपका आपने समय निकाला, अश्विनी जी आपका आपने बहुत अच्छा हमें समय दिया। और डेफिनेटली डॉक्टर साहब, आप एक एसेट हैं हमारे इस शो के लिए, प्लस हमारी इस टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सदा इतना हमारे लिए टाइम निकाल के आते हैं। यदि आप डॉक्टर नवीन धाम से जुड़ना चाहते हैं, उनके थॉट से जुड़ना चाहते हैं, उनके नंबर्स हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप क्लाउड एक्सेस जैसे प्लेटफॉर्म की पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके नंबर्स भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से यदि आप जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका डेटा हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा, ऐसा हमारा मानना भी है, हमारा जानना भी है। और दोस्तों, यदि आप हमारे गेस्ट से मिलना चाहते हैं तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी का नंबर यहाँ पर है, आसान ERP आपकी लाइफ को और आसान बना देगा। और अश्विनी तयाल जो ऑलरेडी इतना टेक्नोलॉजी से अपना चेंजेस और बदलाव लेके आ चुके हैं, शायद आपकी जीवन के अंदर भी उस बदलाव की जरूरत हो, तो डेफिनेटली नंबर्स का उपयोग करते हुए आप उनसे मिल सकते हैं। इसी के साथ हमारे को इजाजत दीजिए दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलना होगा नए गेस्ट के साथ में। धन्यवाद।